हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा डिस्कशन है वो है इंडिया की नोबेल प्राइज़ के साइंस में स्टेटस को लेके। साइंसेस में जो नोबेल प्राइज़ हमको मिलते हैं, साइंस मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मेडिसिन, इन तीन डोमेन्स में जो नोबेल प्राइज़ मिलते हैं इनमें इंडिया का क्या स्टेटस है और इंडिया का बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन में क्या स्टेटस है, इस चीज़ का डिस्कशन आज का हमारा टॉपिक है। ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में है या ये चीज़ हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि 94 ईयर्स गुजर चुके हैं जब इंडिया ने लास्ट साइंस में नोबेल प्राइज़ विन किया था। इंडिया को आज तक किसी इंडियन को आज तक एक ही नोबेल प्राइज़ मिला है साइंस की स्ट्रीम में, एंड दैट इज़ टू सीवी रमन, जिनको फिज़िक्स की फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला था 1930 में, और ये अकेला सच ऑनर हमको मिला है इंडिया के कंटेक्स्ट में। तीन और भी इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, जैसे कि हरगोविंद खुराना को मेडिसिन में 1968 में, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को फिज़िक्स में 1983 में, और वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री की फील्ड में 2009 में। लेकिन ये तीनों ही इंडियन सिटीजन्स नहीं थे, ये तीनों इंडियन ओरिजिन पीपल थे, लेकिन ये इंडियन सिटीजन्स नहीं थे जब इनको नोबेल प्राइज़ मिला। और ये जो है बेसिकली इन्होंने जो भी काम किया था अपना वो इंडिया के बाहर ही किया था। तो ये इंडिया के साइंस का स्टेटस एक रिफ्लेक्ट तो करता है कि इंडिया की कंडीशन साइंस में क्या है, बट इसके अलावा और भी फैक्टर्स हैं। मतलब हम सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि हमारी कंडीशन में सिर्फ साइंस की कंडीशन ख़राब है, इसी कारण से हमको नोबेल प्राइज़ इतने कम मिले हैं। देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो जिसके कारण नोबेल प्राइज़ मिलने की पॉसिबिलिटी कम या ज़्यादा होती है, ऐसा ये एनालिसिस बोलता है। तो इसी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि इंडिया में साइंस से रिलेटेड नोबेल प्राइज़ में की स्ट्रीम में कम नोबेल प्राइज़ का होना हमारे लिए क्यों एक डिस्कशन का मैटर है। बट बिफोर वी मूव ऑन, मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि हमने एक मेंटरशिप का प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसमें हम प्रीलिम्स 2025 और मेंस 25, 26 और 27 के लिए आपको 1-to-1 मेंटरशिप के थ्रू प्रिपरेशन करा रहे हैं, जिसमें हम फुल कमिटमेंट के साथ आपकी एक एक चीज़ का ख्याल रखेंगे एंड ये इंश्योर करेंगे कि आपका सिलेबस तो कंप्लीट हो ही, बट इसके साथ साथ आप फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम के इन स्टेजेस को फेस कर पाओ। तो अगर आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं जो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस में हमने रखे हैं, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, जिसमें मुझे आप अपना नाम, आपकी प्लेस ऑफ लिविंग और आप कौन से ईयर को एग्ज़ाम टारगेट कर रहे हैं, कौन से ईयर में, ये तीन चीज़ लिख के भेजेंगे। तो वापस आते हैं हमारे टॉपिक पे, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कि इंडिया में नोबेल प्राइज़ या साइंस की स्ट्रीम में नोबेल प्राइज़ का इतना स्कार्सिटी या कमी क्यों है। सबसे पहले इंडिया की लिमिटेशंस क्या हैं। एक तो हमारी बेसिक रिसर्च पे अटेंशन जो है वो बहुत इनएडिक्वेट है। पब्लिक फंडिंग जो हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करते हैं वो बहुत ही लो लेवल पे है। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, जिससे किसी भी एक चीज़ को करने के लिए, इनोवेशन करने के लिए हमको बहुत सारी परमिशंस या कंप्लाइंसेस फुलफिल करने होते हैं। देन उसके बाद प्राइवेट रिसर्च के लिए इंसेंटिव या अपॉर्चुनिटीज़ की बहुत शॉर्टेज है। रिसर्च की कैपेबिलिटीज़ जो हैं यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें डिके हो रहा है टाइम पे। लोग ज़्यादा जॉब ओरिएंटेड हो रहे हैं, बच्चे क्रिएटिव कम है, इनोवेटिव चीज़ें कम सोच रहे हैं। इस कारण से भी यूनिवर्सिटी में रिसर्च कैपेबिलिटीज़ गिर रही हैं। कुछ इंस्टीट्यूशंस, बहुत ही कम इंस्टीट्यूशंस हैं जो कटिंग एज रिसर्च में एंगेज हैं। कटिंग एज रिसर्च मतलब एडवांस रिसर्च में एंगेज हैं। और नंबर ऑफ़ रिसर्चर्स जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन के कंपैरिजन में होते हैं, ये ग्लोबल एवरेज से 5 टाइम्स कम है। मतलब ग्लोबली इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन जितने रिसर्चर्स होते हैं उससे 5 गुना कम रिसर्चर्स हैं हमारी उतनी ही सेम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन में। तो ये जो पूल है हमारी इतनी शॉर्टेज होने के कारण, जो नंबर ऑफ़ पीपल एंगेज्ड इन रिसर्च हैं, साइंटिफिक रिसर्च में एंगेज हैं, वो इतने छोटे हैं, इतने कम हैं, पूल इतना स्मॉल है कि पोटेंशियल नोबेल विनर के इमर्ज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं। सो ये कुछ बेसिक रीज़न है जिसके कारण इंडिया जो है नोबेल प्राइज़ की फील्ड में इंक्लूड या ज़्यादा ऊपर नहीं उठ पा रहा। बट ये अकेला रीज़न नहीं है, आगे भी कुछ रीज़न है जिसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ किसी ने साइंटिफिक रिसर्च अच्छी या डिस्कवरीज या इन्वेंशंस नहीं करे। कई बार ऐसा हुआ कि हमारे साइंटिस्टों ने बहुत अच्छे इन्वेंशंस या काम करे हैं और कई बार उनका नॉमिनेशन भी हुआ है, लेकिन वो जीते नहीं। नोबेल प्राइज़ की फील्ड में उनका नॉमिनेशन हुआ लेकिन वो जीते नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं हमारे जो नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट हुए हैं आज तक, जैसे कि इनमें से कुछ फेमस नाम जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपको याद भी रखना चाहिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिज़िक्स की स्ट्रीम में 3 साइंटिस्ट हैं हमारे, जैसे सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा और होमी जहांगीर भाभा। ये 3 साइंटिस्ट हैं जिनको फिज़िक्स के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए टाइम पे नॉमिनेट किया है। जैसे सत्येंद्र नाथ बोस जी तो 7 बार नॉमिनेट हुए हैं आज तक, बट नोबेल प्राइज़ जीत नहीं पाए।
देन उसके बाद दूसरी फील्ड है, जैसे केमिस्ट्री में दो साइंटिस्ट रहे हैं हमारे पुराने बड़े ही बहुत ही दिग्गज साइंटिस्ट, जिसमें आते हैं GN रामाचंद्रन और आते हैं दूसरे TR शेषाद्री, जिन्होंने केमिस्ट्री की फील्ड में काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी अच्छी चीज़ें डेवलप करी हैं। और उसके बाद मेडिसिन की फील्ड में एक ही है, दैट इज़ उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी, जिन्होंने अपनी फील्ड में मेडिसिन की फील्ड में किसी डिसीज़ को लेके, काला आज़ार की डिसीज़ को लेके, मलेरिया के टाइप को बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट डिस्कवर किया है। तो ये कुछ नॉमिनेशंस हैं जो हमारे यहाँ हुए हैं। इनमें से आप देखेंगे कुछ नॉमिनेशंस मल्टीपल टाइम हुए हैं, जैसे होमी जे भाभा को 5 बार नॉमिनेट किया है, उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी को 6 बार किया है, ऐसे मल्टीपल टाइम नॉमिनेशन हुए हैं, बट ये जीत नहीं पाए। हर कोई नोबेल प्राइज़, जितने भी लोग नॉमिनेट होते हैं नोबेल प्राइज़ के लिए, हर कोई जीत नहीं पाता, उनमें से कुछ लोग ही जीतते हैं। हर साल कुछ एक सिलेक्ट ग्रुप ऑफ 100 ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैं, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, साइंटिस्ट, पुराने कोई नोबेल लॉरियट्स, ये लोग इनवाइट किए जाते हैं पोटेंशियल कैंडिडेट को नॉमिनेट करने के लिए। तो नॉमिनेशन सिर्फ इस बात का एक रिकग्निशन है कि साइंटिफिक फील्ड में उनकी एक पहचान है। मतलब जैसे हर फील्ड के अपने कुछ दिग्गज होते हैं जिनको उस फील्ड के सारे लोग पहचानते हैं, तो ये नॉमिनेशन ये इंडिकेट करता है कि जिसका नाम नॉमिनेशन के लिए आया है उनकी साइंटिफिक कम्युनिटी में अच्छी खासी रिस्पेक्ट है उनके काम के लिए। लेकिन ये जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे नोबेल प्राइज़ के लिए जितने भी एक साल में जितने भी नाम नॉमिनेट किए जाते हैं उनको पब्लिक नहीं किया जाता 50 साल के पीरियड तक, एटलीस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 50 ईयर्स। उसके बाद भी कुछ टाइम बाद किया जाएगा, कंपलसरी नहीं है कि 50 ईयर्स के बाद इमीडिएटली कर दिया जाएगा। तो नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के नेम जो हैं ये 50 साल तक, एटलीस्ट 50 ईयर्स तक जो हैं वो रिवील नहीं किए जाते। तो हमने ये जो नाम देखे ना, ये जितने भी मैंने आपको नाम बताए नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स के, ये सब 50 साल से पुराने जो जो नॉमिनेटेड कैंडिडेट थे नोबेल के, उनके नाम हैं। जैसे फिज़िक्स और केमिस्ट्री के प्राइजेस के लिए जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया, जितने भी लोगों को, उनका डाटा, नॉमिनेटेड लोगों का डाटा हमारे पास सिर्फ पब्लिक में सिर्फ 1970 तक का है, जबकि मेडिसिन के लिए सिर्फ 1953 तक का ही डाटा नोबेल प्राइज़ का नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स का रिवील किया गया है। तो इससे हमको ये नहीं पता कि 1970 के बाद क्या कोई है जिसको इंडिया से नॉमिनेट किया गया है या नहीं। आज तक हमारी नॉमिनेटेड लिस्ट में जितने भी लोग नॉमिनेट हुए हैं, जिनका डाटा हमारे पास हैं, 35 इंडियंस हैं जिनको आज तक नॉमिनेट किया गया है। उनमें से नोबेल प्राइज़ के लिए हर फील्ड में, इकोनॉमिक्स, पीस, हर फील्ड में, उनमें से सिर्फ 6 साइंटिस्ट हैं, बाकियों को अलग फील्ड के लिए नोबेल प्राइज़ के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इसमें जो नॉमिनेटेड है, जैसे ये जो मैंने आपको नाम बताई उन्हीं के नाम लिखे हुए हैं कि फ़िज़िक्स में ये 6 लोगों के पीछे हमने ये 6 लोगों के 6 साइंटिस्ट के नाम देखे, वही नाम यहाँ पे आपको मेंशन है। मेडिसिन की फील्ड में सिर्फ एक ही नाम मेंशन्ड है, दैट इज़ उपेंद्र नाथ ब्रह्मचारी। और जितने भी 6 साइंटिस्ट हैं उनको मल्टीपल टाइम अलग अलग नॉमिनेटर्स ने नॉमिनेट किया है। अब डिसअपॉइंटमेंट्स, अभी हमारे पास ठीक है नोबेल प्राइज़ नहीं आया, वो तो एक अलग मैटर है। नॉमिनेशन किया हमने कई बार, वो नॉमिनेशन होने के बाद भी हमको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला, वो एक प्रॉब्लम है। लेकिन दूसरी प्रॉब्लम है, कई जगह पे हमको ऐसा लगता था कि हमारी तरफ से एक बहुत ही डिज़र्विंग नॉमिनेशन गया था, लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हुआ फॉर सम रीज़न। वी डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, वी डोंट अंडरस्टैंड इट क्वाइट अ बिट कि इतना बड़ा काम करने के बाद इन लोगों को नहीं मिला। लेकिन कई बार हमारी ऐसी डिसअपॉइंटमेंट हुई है, जैसे वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट डिसअपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडियन नॉट गेटिंग नोबेल प्राइज इज जगदीश चंद्र बोस। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क। तो इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था 1895 में, मतलब आज से कुछ 130 साल पहले ही इन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेट कर दिया था। लेकिन फिर भी उनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला नॉमिनेट होने के बाद भी। 1909 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिज़िक्स का 2 लोगों को, गुग्लिएल्मो मार्कोनी और फर्डिनांड ब्रॉन। इनको वायरलेस कम्युनिकेशन डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए ही नोबेल प्राइज़ मिला था, जो इससे 15 साल पहले जगदीश चंद्र बोस ऑलरेडी कर चुके थे। तो जगदीश चंद्र बोस को नहीं मिला, लेकिन इन दोनों को नोबेल प्राइज़ मिला फॉर सम रीज़न अननोन की जगदीश चंद्र बोस जी को क्यों नहीं दिया गया। उसी तरह एक और साइंटिस्ट हैं हमारे के.एस. कृष्णन जी, जो सी.वी. रमन जी के क्लोज कोलेबोरेटर थे। सी.वी. रमन जी जिनको हमने देखा 1930 में नोबेल प्राइज़ मिला था, लेकिन हमारे कंटेक्स्ट में इनके जो साथी थे के.एस. कृष्णन, जिन्होंने रमन स्कैटरिंग इफेक्ट, जिसके लिए सी.वी. रमन जी को नोबेल प्राइज़ दिया गया था, उसके को डिस्कवरर थे ये। मतलब सी.वी. रमन के साथ मिलके इन्होंने रमन स्कैटरिंग इफेक्ट डिस्कवर किया था। लेकिन
इसके लिए सीवी रमन जी को तो डिस्कवरी या वो नोबेल प्राइज़ मिला, लेकिन के.एस. कृष्णन जी को नहीं मिला। तो ये क्यों मिस किया गया या क्यों नहीं प्रोवाइड किया, इसका कोई भी रीज़न हमारे पास नहीं है, एंड दैट गिव्स अस सम सॉर्ट ऑफ डाउट इन आवर माइंड। हालांकि 1970 के बाद के नॉमिनेशंस हालांकि रिवील तो नहीं किए गए हैं, लेकिन एटलीस्ट एक इंडियन साइंटिस्ट तो है जिसको प्राइज़ के लिए कंसिडर किया जाना चाहिए, वो है सी.एन.आर. राव। सी.एन.आर. राव ने सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की फील्ड में एक बहुत ही अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छी डिस्कवरी की है, लेकिन अभी तक उनको ये ऑनर या नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है ई.सी.जी. सुदर्शन, जिन्होंने फिज़िक्स की फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है 1979 और 2005 में, लेकिन उसके बाद भी सुदर्शन जी को मतलब नॉमिनेशन तो मिला, लेकिन उसके बाद भी इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला। सुदर्शन जी 2018 में पास आउट हो गए, इनकी डेथ हो गई, लेकिन ये 1965 में ही अमेरिकन सिटीज़न बन गए थे। अब अगर साइंस नोबेल्स में डोमिनेंस की बात करें तो साइंस नोबेल में डोमिनेंस की वेस्टर्न डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हमको देखने के लिए मिलती है। हम अगर ये सोच रहे हैं, अगर हम अभी तक हमारी डिस्कशन से अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया के साथ ही ऐसा डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो बिल्कुल नहीं। ऐसी कुछ दूसरी कंट्री भी हैं जिनके साथ बहुत ही बुरा या नेगेटिव सा हुआ है। वी कैन नॉट से फॉर श्योर कि जानबूझ के किया गया है या फिर ऐसा हुआ है, कोई बायसनेस है या कोई पार्शियलिटी उनके साथ की गई है या नहीं, बट द थिंग इज़ द डिस्कशन वी आर ट्राइंग टू हैव इज़ इंडिया इज़ नॉट द ओनली कंट्री जिसके साथ ऐसा हुआ है। तो और भी दूसरी कंट्रीज़ हैं जिनका रिकॉर्ड इंडिया से अच्छा रहा है, जिनका रिसोर्सेज का एलोकेशन जो है साइंटिफिक रिसर्च के लिए वो इंडिया से बहुत ज़्यादा है, बट दे डू नॉट हैव स्टिल अ हायर नंबर ऑफ नोबेल प्राइज़। जैसे चाइना और इजराइल के नोबेल प्राइज़, साइंस में नोबेल प्राइज़ बहुत कम है। इनका जो एक्सपेंडिचर है, इनकी जो प्रोग्रेस है, इनकी जो ग्रिप है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, वो बहुत हाई हो गई है, लेकिन स्टिल डिस्पाइट दैट इनके पास नोबेल प्राइज़ उतने नहीं है जितने हम एक्सपेक्ट करते हैं। आज तक 653 लोग, सिर्फ 653 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मेडिसिन के लिए, जिसमें से 150 से ज़्यादा जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो बहुत ही हाई है। लेकिन जूइश कम्युनिटी जो कि इसराइल में रहती है उसमें नहीं मिली है। इसराइल से बिलोंग करने वाले जूइश को सिर्फ 4 नोबेल प्राइज़ मिले हैं, और ये सारे के सारे केमिस्ट्री में मिले हैं। मतलब जो बाकी के 146 हैं जूइश जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है, वो सब दूसरी कंट्री से बिलोंग करते थे, ना कि इज़राइल से। ये उस फैक्ट के बाद, मतलब ये सरप्राइजिंग इसलिए है क्योंकि इज़राइल जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट के जो की फीचर्स होते हैं, की इंडिकेटर्स होते हैं, जिससे हम किसी की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की ताकत को समझते हैं, उसमें ये ग्लोबली टॉप सुपर पावर्स में आता है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट की टर्म्स में ये टॉप सुपर पावर्स में आता है, बट डिस्पाइट दैट आज तक इसको सिर्फ 4 नोबेल प्राइज़ मिलना ये बड़ा ही सरप्राइजिंग है। इसी के साथ एक और है चाइना जिसको आज तक, जिसके पर मिलियन पॉपुलेशन में, मतलब हर 10 लाख में 4 गुना ज़्यादा रिसर्चर्स हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, और उसका एक्सपेंडिचर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में उसकी जीडीपी से, मतलब इंडिया की जीडीपी से एज अ शेयर ऑफ इट्स जीडीपी, मतलब उसकी जीडीपी के शेयर के प्रपोर्शन में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो खर्चा होता है वो इंडिया से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब सिंपल टर्म्स में इंडिया से 3 गुना ज़्यादा खर्च करता है ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जीडीपी के प्रपोर्शन के बाइस, लेकिन फिर भी इसको आज तक सिर्फ 3 नोबेल प्राइज़ मिले हैं साइंस में, जबकि हमको 1 मिला है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो चाइना को हम एक्सपेक्ट करते हैं, या ये सरप्राइजिंग है कि चाइना को इतने कम नोबेल प्राइज़ मिले हैं। बट उससे भी बड़ा सरप्राइजिंग शौक है साउथ कोरिया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स में एक पावर हाउस माना जाता है। आपको भी पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितना आगे है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में साउथ कोरिया, लेकिन इसको आज तक एक भी नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है इसके किसी साइंटिस्ट को। तो ये जो साइंस के नोबल्स हैं वो जाते कहाँ हैं फिर? ये बेसिकली ओवरवेलमिंगली किसको मिलते हैं? साइंटिस्ट यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप के, मैनी ऑफ विच, मतलब यहाँ पे जिनको भी साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला है, इनमें से काफ़ी सारे लोग वो हैं जो दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में आए हैं साइंटिफिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम के लिए। तो 227 फिज़िक्स के 227 नोबेल प्राइज़ विनर्स में से 13, 197 केमिस्ट्री के 197 नोबेल प्राइज़ विनर्स में से 15, और मेडिसिन के 229 नोबेल प्राइज़ विनर्स में से 7। ये सिर्फ इतने ही लोग हैं, इतने ही साइंटिस्ट हैं जो एशिया, अफ्रीका और साउथ अमेरिका से बिलोंग करते हैं। बाकी के जितने भी बचे इसमें से,
वो सारे के सारे या तो यूनाइटेड स्टेट्स, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप से बिलोंग करते हैं। मतलब नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बाहर सिर्फ 9 कंट्रीज़ हैं जिनके रिसर्चर को, जिनके कम से कम एक रिसर्चर को नोबेल प्राइज़ मिला है। इनमें सबसे ज़्यादा है जापान के पास, जिसके पास 21 साइंटिस्ट हैं जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ये बात अलग है कि ये सिर्फ कंप्लेंट की नहीं है बात, मतलब रेशियल पार्शियलिटी या रीजनल पार्शियलिटी सिर्फ वो एक कारण नहीं है। कंप्लेंट हुई है आज तक इसकी, लेकिन इस बात को हम डिनाई नहीं कर सकते या डिसएग्री नहीं कर सकते कि यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में जो रिसर्च इकोसिस्टम है वो अनमैच्ड है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही अच्छा है। जैसे आप जितने भी बड़े बड़े साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंस्टीट्यूट देखते हो, चाहे वो MIT हो गया, चाहे वो स्टैनफोर्ड हो गया, चाहे वो हार्वर्ड हो गया, all of them are league of themselves, मतलब they are wonderful, they are absolutely brilliant in terms of infrastructure they provide for research and development। तो अब चाइना इस फील्ड में बहुत, जैसा अमेरिका ने और यूरोप ने इन्वेस्ट किया हुआ है, वैसा चाइना भी अब बहुत हेविली इसमें इन्वेस्ट कर रहा है आने वाले टाइम में। और ऑलरेडी क्लीन एनर्जी में, क्वांटम मैकेनिक्स में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आने वाले टाइम में हमको चाइना से और ज़्यादा नोबेल प्राइज़ देखने के लिए, चाइनीज़ साइंटिस्ट को देखने के लिए मिल सकते हैं। लेकिन इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया चाइना, साउथ कोरिया और इजराइल से बहुत पीछे चल रहा है, और नियर फ्यूचर में हमको ऐसा देखने के लिए बहुत कम मिलेगा कि हमारे नंबर ऑफ़ नोबेल प्राइज़ विनर्स इन साइंस कभी इंक्रीज़ हों फॉर इन द नियर फ्यूचर। सो ये एक इशू है या ये एक डिस्कशन था जो हमको करना था। दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। इसी कंटेक्स्ट में हम प्रीलिम्स और मेंस के 2 क्वेश्चन देखते हैं। प्रीलिम्स का क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंडिया साइंटिफिक अचीवमेंट एंड नोबेल प्राइज़। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो इंडिया के साइंटिफिक अचीवमेंट से रिलेटेड या सही हैं। पहला, CV रमन अकेले इंडियन है जिनको नोबेल प्राइज़ मिला है आज तक साइंस में वाइल वर्किंग इन इंडिया। इन द सेकेंड स्टेटमेंट, चाइना, इजराइल, साउथ कोरिया में हाई अमाउंट ऑफ नोबेल लॉरिएट्स साइंस में देखने के लिए मिलते हैं ड्यू टू देयर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च इकोसिस्टम। आपको बताना है इन दोनों में से कौन से स्टेटमेंट सही हैं और उसके हिसाब से इनमें से कौन सा ऑप्शन या आंसर सही है। कमेंट सेक्शन में मैं आपके आंसर का वेट करूँगा। देन उसके बाद आते हैं हम अपने मेंस के क्वेश्चन पे। तो हमारा मेंस का क्वेश्चन है, डिस्पाइट हैविंग सिग्निफिकेंट साइंटिफिक पोटेंशियल, इंडिया हैज़ लैग्ड बिहाइंड इन विनिंग नोबेल प्राइज इन साइंसेस। डिस्कस द फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू दिस सिचुएशन एंड सजेस्ट वेज टू ओवरकम दीज चैलेंजेस। तो हमको बताना है कि हमने साइंटिफिक पोटेंशियल इम्प्रूव करा है अपना, लेकिन उसके बाद भी हम नोबेल प्राइज़, साइंस की फील्ड में नोबेल प्राइज़ विन करने में पीछे चलते हैं। तो हमको डिस्कस करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और हम कैसे इसको ओवरकम कर सकते हैं। तो हमारे आंसर के अगेन 3 पार्ट्स रहेंगे, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो पार्ट में वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द स्टेटस ऑफ इंडिया, कि हमको आज तक कितने नोबेल प्राइज़ मिले हैं, हमारी तरफ से हमारी कंट्री के इंडियन साइंटिस्ट के कितने नॉमिनेशंस हुए हैं और उसके हिसाब से हम कितना लो चल रहे हैं। देन उसके बाद बॉडी पार्ट में वी विल राइट अबाउट कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण हम पीछे चलते हैं बेसिकली नोबेल प्राइज़ की स्ट्रीम में। तो उसमें पहला रीज़न है कि हमने जो फर्स्ट पेज पे हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी कि बेसिक रिसर्च पे अटेंशन नहीं देते, पब्लिक फंडिंग लो लेवल है, ब्यूरोक्रेसी बहुत हाई है, इंसेंटिव बहुत कम है प्राइवेट रिसर्च के लिए, और रिसर्च कैपेबिलिटीज़ इन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसमें डिके हो रहा है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसके कारण बेसिकली हमको ऐसा देखने के लिए मिलता है कि हमारे यहाँ हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पीछे चल रहे हैं नोबेल प्राइज़ जीतने की स्ट्रीम में। देन उसके बाद आपको सेकंड पार्ट लिखना है क्वेश्चन का कि हमको वेज बताने हैं कि इन चैलेंजेस से हम कैसे डील कर सकते हैं। तो वेज में सॉल्यूशन में बेसिकली आप ये सजेस्ट करेंगे इसी का उल्टा जो आपको करना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है इनको आप सॉल्व करेंगे तो वही आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ ले जाएंगे। एंड अगेन हमको कुछ पॉलिसीज़ मेंशन करना है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को प्रमोट करने के लिए इंडिया पे काम करती है। उसके बाद आएंगे हम हमारे कंक्लूजन में विल राइट डाउन की दूसरी कंट्रीज़, मतलब ये जो टाइम है वो आने वाले टाइम जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसके पास अपर हैंड रहेगा इंटरनेशनल रिलेशंस में या जियो पॉलिटिक्स में, वही कंट्री लीड करेगी और आगे चल के वही कंट्री सुपर पावर बनेगी या बनी रहेगी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रख के हमको अपने साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना है और उसके लिए आगे चल के हमको काम करना है। So I hope this issue was clear to you. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. अगर आप इस लेक्चर की PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप ये PDF और हमारी तरफ से एक्स्ट्रा जो भी मटेरियल दिया जाता है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक इंस्टा और FB का भी पेज है जिसे आप लाइक कर सकते हैं हमारी तरफ से रेगुलर अपडेट के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।